नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल ललिता एकेडमी पे। आज हम आप लोग को फिर समास का दूसरा वीडियो पढ़ाने जा रही हूँ। समास की दूसरी वीडियो जो मैं पहली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ समास की, और दूसरी वीडियो आज बताऊंगी जिसमें आप लोग को बताया गया है समास के कुछ शब्द। उस वीडियो में बताया गया है कि समास के कुछ शब्द का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी होता है। अगर जो उस शब्द का अर्थ हमें पता नहीं है तो हम समास को अच्छी प्रकार से समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें समास के जो कुछ शब्द हैं उसका अर्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो ये मैं पहले वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ। अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का आप लोग पहले देख लीजिएगा, तब ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि इसमें अब समास के प्रकार के भिन्न भिन्न पाठ को हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है। तो आज हम आप लोगों को अव्ययी भाव समास के बारे में बताऊंगी। किस समास के बारे में? अव्ययी भाव समास के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम लोग समास के दूसरी वीडियो का अध्ययन करेंगे। किसकी? समास के दूसरी वीडियो का। जो दूसरी वीडियो में हम लोग बताएंगे आप लोग को कि इसमें अव्ययी भाव समास के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में? अव्ययी भाव समास। इस वीडियो में हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अव्ययी भाव समास में कहा जाता है कि इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। कौन पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, और उत्तर पद जो होता है वो गौण होता है। पूर्व पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है, और उत्तर पद या तो पूर्व पद प्रधान होता है और नहीं तो फिर पूर्व पद क्या रहता है? उपसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है? उपसर्ग लगा होता है। नहीं तो फिर उत्तर पद क्या, पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। या तो पूर्व पद इसमें प्रधान माना जाता है। जो अव्ययी भाव समास है इसमें क्या है? पूर्व पद प्रधान है। क्या है? पूर्व पद प्रधान है। इस समास में क्या है? पूर्व पद प्रधान है, और दूसरा पद जो है वो गौण है। या तो फिर इसका एक और पहचान है कि पूर्व पद क्या रहेगा? पहला पद क्या रहेगा? इसमें पहला पद अव्यय रहेगा। क्या रहेगा? अव्यय। अव्यय शब्द अव्यय या तो फिर उपसर्ग रहेगा। क्या रहेगा? उपसर्ग लगा रहेगा। क्या रहेगा? उपसर्ग। पहला पद अव्यय रहेगा, नहीं तो फिर उपसर्ग रहेगा। और दूसरा पद क्या रहेगा? इसमें दूसरा पद जो रहेगा, दूसरा पद संज्ञा रहेगा। क्या रहेगा? संज्ञा। दूसरा पद क्या रहेगा? संज्ञा रहेगा। तो आप लोग को पहले वीडियो में बता दिया गया है कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, दोनों पद क्या होता है। तो इसमें हम लोग को सीखना है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, या तो फिर पूर्व पद अव्यय होता है, नहीं तो फिर पूर्व पद उपसर्ग लगा होता है। अब अव्यय शब्द आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। अव्यय उसे कहते हैं जिसकी किसी भी स्थिति में व्यय ना हो, खर्च ना हो, चाहे वो कोई भी स्थिति आए उसमें उसकी खर्च ना हो, उसे कहा जाता है अव्यय शब्द। जैसे संज्ञा के और लिंग के और वचन के किसी भी प्रकार में उसका हमें क्या करना है? अव्यय नहीं करना है। उसमें व्यय नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं परिवर्तन होगा। वो शब्द जैसे के तैसे रखा जाएगा, चाहे वो लिंग के आधार पे, चाहे स्थान के आधार पे, चाहे वचन के आधार पे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संज्ञा, लिंग, स्थान और वचन के आधार पर उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसे ही अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे है प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। क्या है? जैसे आप लोग पढ़ते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन। अब प्रतिदिन ये एक अव्यय शब्द है। जो प्रति है ये अव्यय शब्द है। प्रति जो है, ये जो प्रति शब्द है ना, ये क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। क्योंकि हम अगर ये लिंग के आधार पर इसको देखें, लिंग के आधार पर इसका हम अगर जो अव्यय करना चाहें तो जैसे लड़की प्रतिदिन खाना बनाती है, लड़के प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं, मम्मी प्रतिदिन रसोई घर में खाना बनाती हैं। देखिए प्रतिदिन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। पिताजी प्रतिदिन ऑफिस जाते
हैं, या लड़के प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं, लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाती हैं, हम किसी भी स्थिति में इसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिदिन है वो अव्यय है। क्या है? प्रति जो है अव्यय है। किसी भी स्थिति, मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ, आप प्रतिदिन काम करते हैं, मैं प्रतिदिन खेत में काम करती हूँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मेरे भाई प्रतिदिन स्कूल जाता है, मेरी बहन प्रतिदिन स्कूल जाती है, प्रतिदिन में कोई परिवर्तन आ रहा है? जाता जाती में परिवर्तन आ रहा है, सहायक क्रिया में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इसमें जो है अव्यय जो शब्द है, प्रतिदिन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो जो पहला पद रहेगा वो क्या रहेगा? अव्यय रहेगा। क्या रहेगा? अव्यय रहेगा। और दूसरा जो पद रहेगा वो क्या रहेगा? संज्ञा रहेगा। तो इसे हमें अध्ययन करना है कि अव्ययभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। और पहला पद क्या होता है? या तो अव्यय होता है और नहीं तो फिर उपसर्ग लगा होता है। और दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। तब हम लोग को इसके कुछ उदाहरण का अध्ययन करना है। जैसे हम लोग इसके परिभाषा अध्ययन कर लिए। क्या अध्ययन कर लिए? अव्ययी भाव समास के परिभाषा में हम लोग अध्ययन किए कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, और पहला पद में या तो उपसर्ग लगा होता है या तो फिर वो अव्यय होता है। वो शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। तो हम लोग इसके प्रति अध्ययन किए प्रतिदिन का। तो इसका हम लोग को उदाहरण देखना है। क्या देखना है? उदाहरण, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अब हमें अध्ययन किसके करना है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण का अध्ययन करना है। तो अव्ययी भाव समास में जो उदाहरण है, जैसे भरपेट। क्या है? भर पेट, भर पेट। अब भर पेट में जो भर है, इसमें जो भर है वो अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द है, या तो फिर ये उपसर्ग है। अब पेट जो है क्या है? पेट जो आपका है क्या है? पेट जो है वो संज्ञा है। क्या है? ये आपका उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ये उपसर्ग होएगा आपका। ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा। तो आप लोग को बताया गया है कि इसमें पहला पद होता है, या तो उपसर्ग होता है, नहीं तो फिर ये क्या है? नहीं तो उपसर्ग है, फिर या तो ये अव्यय है। क्या है? अव्यय है। उपसर्ग रहेगा या तो फिर अव्यय रहेगा। तो ये आपका अव्यय है या उपसर्ग है। और जो पेट है ये क्या है? संज्ञा है। तो इसलिए इसका हम जब विग्रह करेंगे, इसका फिर हमें क्या करना है? विग्रह भी तो करना है ना। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पेट भर। क्या लिखेंगे? पेट भर के। क्या लिखेंगे? पेट भर के, पेट भर के। अब इसका विग्रह क्या हुआ? पेट भर के। इसमें भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो हैं पेट भर के खाना खाते हैं, लड़के पेट भर के खाना खाते हैं, लड़कियां पेट भर के खाना खाती हैं, मम्मी पेट भर के काम करती हैं, पापा पेट भर के खेतों में काम करते हैं। कोई परिवर्तन आ रहा है भर पेट में? चाहे आप लिंग के स्थान पर देखिए, चाहे आप वचन के रूप में देखिए, किसी भी रूप में इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि भर पेट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो भर पेट में कौन सा समास रहेगा? कौन सा समास रहेगा? अव्ययी भाव समास रहेगा। देखिए, आप लोग को समास के नाम से ही मतलब महसूस हो रहा है कि अव्ययी भाव, जिसका कभी व्यय ना हो उसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास। जिसका किसी भी स्थिति में व्यय ना किया जाए उसे ही क्या कहा जाएगा? अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। तो इसमें आप लोग को फिर दूसरा उदाहरण देखना है। जैसे निडर। क्या देखना है? दूसरा उदाहरण आप लोग को देखना है निडर। क्या देखना है? निडर। ये भी क्या है? निडर। जो नी इसमें है वो क्या है? उपसर्ग है। क्या है? नी इसमें उपसर्ग है। और ये जो डर है ये क्या है? ये एक संज्ञा है। क्या है? डर एक संज्ञा है। अनि क्या है? उपसर्ग है। ये भी क्या है? एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। इसमें आप लोग को विग्रह फिर इसमें भी करना है। क्या करना है? बिना डर के। क्या करना है? बिना डर के। इसका विग्रह क्या होगा? बिना डर के। निडर का विग्रह क्या होगा? बिना डर के। निडर का विग्रह हम करेंगे तो होगा बिना डर के, क्योंकि ये जो निडर है तो निडर मतलब होता है बिना डर के। बड़ा निडर है जी वो। मम्मी बड़ा निडर है, पापा बड़ी निडर है, लड़कियां बड़ी निडर है, बड़ा वो थोड़ा भी नहीं डरती हैं, बच्चे बड़ा निडर हैं। किसी भी स्थिति में निडर में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसी को कहा जाता है अव्ययी भाव समास। तो ये निडर जो है उपसर्ग भी है और क्या है? अव्यय भी है। क्या है? अव्यय भी है। इसलिए हम लोग फिर तीसरा हम अध्ययन करेंगे। एक दो और उदाहरण देख लेंगे अव्ययी भाव समास का। जैसे प्रतिदिन। क्या है?
इसमें जैसे रहेगा प्रतिदिन, क्या रहेगा? प्रतिदिन। प्रतिदिन भी क्या है? प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन हम लोग अध्ययन कर चुके हैं ना। हाँ, तो प्रतिदिन अध्ययन कर चुके, तब हम लोग को अध्ययन करना है यथाशक्ति। क्या है? यथाशक्ति। अब यथाशक्ति भी क्या है? इसमें यथा क्या है? जो यथा है, ये जो यथा है ये क्या है? ये पूर्व पद है। जैसे हम इसका विग्रह करते हैं तो लिखते हैं शक्ति के अनुसार। क्या लिखते हैं? शक्ति के अनुसार। इसका हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे शक्ति के अनुसार। इसका विग्रह जब हम करेंगे तो लिखेंगे शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो इसमें जो शक्ति है, इसमें जो यथा है ना, इसमें जो यथा शब्द दिया है वो क्या दिया है? ये आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। नहीं तो फिर क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। इसमें जो शक्ति है वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो यथाशक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी स्थिति में जो परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्ययी भाव, उसे अव्यय शब्द कहा जाता है। तो हम लोग पढ़े ही हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या रहेगा? अव्यय रहेगा, और दूसरा पद संज्ञा रहेगा। तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे उपटट। क्या है? उपटट। क्या है? उपटट। दूसरा हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, उपटट। उप क्या है? उपसर्ग है। इसमें उप क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। उप इसमें ऊपर उपसर्ग हो गया। और टट आपका क्या हो गया? जो टट है वो आपका क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे तट के समीप। क्या लिखेंगे? इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे तट के समीप। क्या लिखेंगे? तट के समीप। अर्थात हम जब इसका विग्रह किए तो तट के समीप लिखा जाएगा। तो इसमें उपतट का मतलब होगा तट के समीप। तो उपतट भी क्या है? अव्यय भाव समास का ही उदाहरण है, क्योंकि उप जो है उपसर्ग है, या तो फिर अव्यय है। क्या है? उपसर्ग है या तो फिर अव्यय है। तो और दूसरा क्या है? संज्ञा है। तो दोनों मिलकर क्या बना है? उपतट। तब तट के समीप। इसका हम क्या अध्ययन करेंगे? तट के समीप। तो इस प्रकार से हम लोग अव्यय भाव समास का अध्ययन कर चुके हैं। खास करके परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, और बच्चों का इसमें जो है कंफ्यूजन बना रहता है, पता नहीं चलता है कि ये कौन सा समास है। तो हमें नाम से ही याद रखना है अव्यय। अव्यय मतलब किसी भी स्थिति में उसका व्यय नहीं होगा। किसी भी स्थिति में उसका क्या होगा? व्यय नहीं होगा। उसे कहा जाएगा अव्ययी भाव समास। इसमें हमको अध्ययन करना है, हमको याद रखना है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद उपसर्ग लगा होता है, नहीं तो फिर पूर्व पद में अव्यय शब्द जुड़ा होता है, और जो दूसरा पद होता है उसमें संज्ञा लगी होती है। तो इससे हम अध्ययन कर चुकेंगे। इससे हम सीख जाएंगे कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्योंकि अब परीक्षा में आपको पूछेगा कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है। प्रतिदिन जो शब्द है वो किस समास का उदाहरण है, तथा इसका विग्रह भी आप कीजिए, तो आपको पता चलेगा तभी ना कि जो प्रति है वो उपसर्ग है, दिन है जो संज्ञा है। तो प्रतिदिन अर्थात ये किस समास का उदाहरण होगा? अव्ययी भाव समास का। उसका हम जब विग्रह करेंगे तो दिनों दिन, प्रतिदिन में क्या लिखेंगे? प्रत्येक दिन या दिनों दिन ना। अब हम लोग को फिर अध्ययन करना है तत्पुरुष समास का। किसका? अब हमें अध्ययन करना है तत्पुरुष समास। तो अब हमें तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में अध्ययन करेंगे अब हम? तत्पुरुष समास के। किसके बारे में? किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग? तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? तत्पुरुष समास ना। तत्पुरुष समास में सबसे इसका हमें परिभाषा का अध्ययन करना है। पहले हमें क्या अध्ययन करना है? परिभाषा का। क्या? परिभाषा। इसका हम परिभाषा देखेंगे। इसका परिभाषा है कि इसमें जो होता है पूर्व पद गौण होता है। क्या होता है? पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद या पहला, आप लोग को ये पहले बता दिया गया है, पहला पद या पूर्व पद इसमें क्या होता है? गौण होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद गौण होता है, और दूसरा पद जो है दूसरा या उत्तर, दूसरा या
उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, इसमें प्रधान होता है। देखिए इसमें जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है, अर्थात उसकी कोई प्रधानता नहीं होती है। समास को पूर्ण करने के लिए हम उसका अध्ययन इसमें करते हैं, इस शब्द में हम उस शब्द को लिखा जाता है, लेकिन इसका अर्थान क्या होता है, निम्न होता है। और प्रधानता किसकी होती है, उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद वाला मतलब दूसरा पद, दूसरा पद की इसमें प्रधानता होती है। प्रधान मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, आखिर में जिसकी जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही ना प्रधान होगा। तो इसमें हमें सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि जो अव्यय तत्पुरुष जो समास है, तो तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और जो इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, क्या होता है, दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों के बीच में क्या होता है, दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। लोप मतलब क्या होता है, मतलब वो लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह आप लोग जानते हैं जो 7 प्रकार का है, कर्ता ने कर्म को करण से सप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर ना, ये सब इसी का ये लोप होता है। तो इसमें हमें सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात सर्वश्रेष्ठ होता है, और इसके दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है, दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। तो वहां कौन सा समास रहेगा, तत्पुरुष समास रहता है। तब हम इसका उदाहरण 2-4 देखेंगे। क्या देखेंगे, उदाहरण। जब तक हम लोग उदाहरण नहीं देखेंगे, जब तक उदाहरण का हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि हम लोग समास कैसे सीखें, समास कैसे सीख लिए या अभी सीखना बाकी है। तो इसलिए हमें उदाहरण का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं, राजपुत्र। क्या लेते हैं, राजपुत्र। अब इसमें हम उदाहरण ले रहे हैं राजपुत्र। अब ये आप लोग को पहले से बताया जा चुका है कि इसमें जो राज है, इसमें इसका जब हम विग्रह करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। ये आपका जो राज है, राजपुत्र है, ये क्या हो गया, ये समासिक पद हो गया। क्या हो गया, समासिक पद। क्या हो गया, समासिक पद। और ये आपका जब विग्रह होगा, यहाँ पे होगा विग्रह। विग्रह मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। तो दूसरा आपका होगा, इसमें जब विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र। क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र। अब आपको जब विग्रह कर दिए तो निकला कि राजा का पुत्र। तो राजा इसमें क्या है, उत्तर पूर्व पद है। क्या है, राजा जो है वो पूर्व पद है और पुत्र जो है वो उत्तर पद है। तो इसलिए इसमें पुत्र की प्रधानता है, क्योंकि जब हम दिखाते हैं कि वो राजपुत्र आ रहा है, वो देखिए राजपुत्र आ रहा है, जब हम दिखाते हैं कि राजपुत्र आया तो हमें राजा दिखाई देता है कि राजा का पुत्र दिखाई देता है। जब हम ये कहते हैं कि वो देखिए राजपुत्र आ रहा है तो हमें राजा दिखाई देता है या राजा का पुत्र दिखाई देता है, पुत्र ना हमें दिखाई देता है। प्रधान कौन रहेगा, जो हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से है वो, उसको हम प्रधान मानेंगे, उसको हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। तो इसमें प्रधानता किसकी हुई, पुत्र की। तो इसलिए इसमें प्रधान कौन रहेगा, पुत्र ही रहेगा। तो पुत्र क्या है, उत्तर पद है। और ये जो है ये कारक चिन्ह है। क्या है, कारक चिन्ह, इसी को कहते हैं कारक चिन्ह। तो जब हमें दोनों मिलाए हैं तो कारक चिन्ह का यहाँ लोप हो गया है। क्या हो गया है, लोप, क्योंकि इसका होगा राजा का पुत्र। आज जब इसका हम समास बना देते हैं, समास का मतलब है संक्षिप्त करना या छोटा करना, तो जब इसको छोटा कर देते हैं तो यह हो जाता है राजपुत्र। तो बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, अर्थात कारक चिन्ह विलुप्त हो जाता है और दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं, तो इसलिए बन जाता है राजपुत्र। अब हम लोग को दूसरा देखना है, दूसरा फिर उदाहरण देखा जाए। दूसरा उदाहरण है, दूसरा आप लोग का उदाहरण है क्या, स्वर्ग प्राप्त। क्या है, स्वर्ग प्राप्त। क्या है, स्वर्ग प्राप्त। तो इसमें भी कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। जब हम इसका विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करना होगा हमें विग्रह में, स्वर्ग को प्राप्त। क्या करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग
को प्राप्त। भाई प्राप्त स्वर्ग को जो किया वही ना प्रधान रहेगा। इसमें कौन सा पद प्रधान है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान है, क्योंकि इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। ये क्या है? कारक चिन्ह है। ये क्या है? कारक चिन्ह है, क्योंकि इसमें को जो है कारक चिन्ह का लोप करके स्वर्ग प्राप्त लिख दिया गया है। जब हम इसका विच्छेद करते हैं, इसको बांटते हैं, तो होगा स्वर्ग को प्राप्त। क्या होता है? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। और जो है अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा उदाहरण, जैसे रसोई घर। क्या है? रसोई घर। क्या है? रसोई घर। अब रसोई घर में भी रसोई जो है वो पूर्व है। क्या है? पूर्व है। घर जो है वो उत्तर है। क्या है? उत्तर है। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या लिखते हैं? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। अब इसमें जो के लिए है ना, ये दोनों जो के लिए है, ये क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक है। ये घर जो है उत्तर है। क्या है? उत्तर है। रसोई जो है वो पूर्व है। इसमें प्रधानता किसकी है? घर की ना। आप जब कहते हैं कि रसोई, वो देखिए रसोई घर है, तो रसोई घर जब कहते हैं तो उसमें आपको रसोई दिखाई देता है कि घर दिखाई देता है? खाना बनाने वाला घर में दिखाई देता है, तो प्रधान कौन रहेगा? घर रहेगा। कौन रहेगा? घर रहेगा। तो इसलिए इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं सूर्यकृत। कौन सा उदाहरण है? सूर्यकृत। क्या है? सूर्यकृत। अब सूर्यकृत का जब हम विग्रह करते हैं, क्या करते हैं? विग्रह करते हैं, तो क्या होता है? सूर्य द्वारा कृत। क्या होता है? सूर्य द्वारा कृत। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? सूर्य द्वारा कृत। अब देखिए, अर्थात सूर्य द्वारा लिखा गया कृत, तो इसलिए इसको हम लिखते हैं सूर्य कृत। तो सूर्य द्वारा, द्वारा क्या है? द्वारा क्या है? सूर्य के द्वारा लिखा गया कृत। सूर्य के द्वारा, सूर्य के, हाँ इसको होगा सूर्य के द्वारा लिखा गया कृत ना, या सूर्य के द्वारा लिखा कृत। सूर्य के द्वारा लिखा गया कृत या सूर्य के द्वारा लिखा कृत। सूर्य के द्वारा कृत। तो सूर्य के द्वारा क्या होगा? सूर्य के द्वारा कृत होगा। क्या होगा? सूर्य के द्वारा कृत। तो सूर्य के द्वारा कृत होगा। तो यहाँ के द्वारा क्या है? के द्वारा कारक चिन्ह है। क्या है? कारक। कृत क्या है? उत्तर। सूर्य क्या है? पूर्व। अध्ययन किसका हम कर रहे हैं? कृत का। तो इसलिए प्रधान कौन रहेगा? कृत रहेगा, ना कि सूर्य रहेंगे। इस शब्द को पूरा करने के लिए हम सूर्य का सहारा लिए हुए हैं। तो इसलिए किस समास का उदाहरण रहेगा? किस समास का? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास में हमें यह अध्ययन, हम लोग अध्ययन किए हैं कि इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। उत्तर मतलब होता है बाद वाला पद। क्या होता है? बाद वाला पद। और पूर्व पद जो है वो गौण है। गौण मतलब तुच्छ है, छोटा है, और दूसरा पद प्रधान है। देखिए, जो हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा वो क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। क्या रहेगा? प्रधान। जैसे राजकुमार। क्या है? राजकुमार। राजकुमार। अब राजकुमार जो है वो क्या है? अब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। राजकुमार का जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे राजा का कुमार। का लिखेंगे? राजा का कुमार। अब राजा का कुमार में ये क्या है? कारक है। ये क्या है? उत्तर है। पद उत्तर पद। ये क्या है? पूर्व पद। ये क्या है? पूर्व पद। ये है पूर्व पद। ये है कारक चिन्ह। ये है उत्तर पद। तो इसमें प्रधानता किसकी है? जब कहते हैं कि वो राजकुमार आ रहा है तो हमें क्या दिखाई देता है? राजा दिखाई देता है। राजा का कुमार दिखाई देता है। हमें क्या देखा है? राजा का कुमार। तो प्रधानता किसका रहेगा? राजा के कुमार का, ना कि राजा का। इसलिए हमें, अब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि तत्पुरुष समास में जो है वो पूर्व पद तुच्छ होता है, अर्थात छोटा होता है, गौण होता है। उसका स्थान जो होता है वो निम्न होता है। और इसमें जो उत्तर पद होता है उसकी प्रधानता होती है, वो क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसलिए हमें इसी हिसाब से हमें
जो समास है उसको पहचानना है। अगर जब परीक्षा में आएगा कि राजपुरुष आए या राजपुत्र आए, राजकुमार आए या तुलसीकृत, विश्राम गृह, ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिसमें कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। अब इसको देखिए, एक तत्पुरुष समास को अच्छे से समझने के लिए हमें कारक चिन्ह का अध्ययन होना बहुत जरूरी है, अर्थात हमें कारक चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए, तब हम जाकर के बढ़िया से इसका अध्ययन कर चुकेंगे। फिर किसी दिन आप लोग को हम कारक चिन्ह का भी वीडियो बना दूंगी। अगर जो उसका आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो ये आप लोग के लिए एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आप लोग के लिए कठिन नहीं रहेगा। अभी तो इतना ही आप लोग समझे होंगे, अगर अच्छे से समझेंगे, इसका 2-4 बार अध्ययन करेंगे तो ये आप लोग के लिए एकदम आसान हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, आज बस उसे पढ़िए। इसे पढ़ने के बाद फिर आप लोग किताब उठाइए और किताब का अध्ययन करिए, आप लोग को जरूर इसमें सफलता मिलेगी। तो जय हिंद। अब हम वीडियो समाप्त करते हैं।